हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज का जो टॉपिक है वो है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, factors affecting economic development, in which we have already discussed about the non-economic factor and economic factor of in. Okay, so come to today's session. Component of economic environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मेन कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स कवर टुडे सेशन। अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूं तो अपने आप में ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहां बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो। अगर मैं अपने ही कंट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो हर एक सेक्टर क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उस सेक्टर में हम एवरी ईयर बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी को, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। ठीक है, अब ऐसे में हमें ये देखना है कि भाई करंट सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से हम किस तरीके से बेस्ट स्ट्रेटजी को बनाएं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हुए इम्प्लीमेंट करें ताकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़े, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे पड़े। ठीक है, तो हर एक सेक्टर पे काम किया जाता है और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो भी पॉलिसी बनाई गई है, जो भी पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकें। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, जैसे कि अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां प्रॉपर अपग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, उन उन एरिया में प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, उन एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़े और हमारी इकोनॉमी भी फर्दर ग्रो और डेवलप हो। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडिया की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर तो जैसे कि हमें पता ही है, इंडियन जो है मैक्सिमम, अगर मैं जीडीपी रेशियो को देखूं तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, एज वेल एज वी नो अबाउट दिस की नंबर ऑफ द इंडियन डिपेंड्स on agriculture. So in this scenario and in these situations, we have to improve agriculture technology also, because in the Indian farmers follow the traditional way of the agriculture in which GDP is very low. ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को प्रोसीड करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वहीं हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर को डेवलप करें तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे जीडीपी पे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारा को जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट, पॉजिटिवली इफेक्ट हमारे जीडीपी पे भी पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडियन इकोनॉमी का, जहां हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि भी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, और साथ के साथ इसकी एक मतलब कि जो ये एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। क्यों क्यों मोस्टली टाइम ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंडियन फार्मर्स जो होते हैं या फिर कोई इंडियन फैमिलीज जो होती हैं, उसमें जितने भी लोग होते हैं तो वो सब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वहीं हमने क्या किया, आज के टाइम में हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जहां हमने लोगों को डिवाइड करवाया। ठीक है, उनको डिवाइड करवाया। अगर कोई भी इंडियन फैमिली है तो वहाँ जितनी भी फैमिली में मेंबर होते हैं सब एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जहाँ आज के टाइम में इन प्रैक्टिसेस को कम किया गया। कुछ लोग एग्रीकल्चर फैमिली के कुछ मेंबर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं,
बाकी अदर जो मेंबर हैं वो किसी इंडस्ट्री में जाके अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ एजुकेशन को भी बढ़ाया गया। एजुकेशन वो वोकेशनल स्किल्स को पजेस कर रहे हैं, पजेस करने के बाद किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, अर्निंग बढ़ी, ठीक है। एग्रीकल्चर से भी अर्निंग हो रही है, प्लस आप जो जहाँ जिस भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो वहां से भी आप कमा रहे हो। तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। सेकेंडली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी हेल्दी एंड इफेक्टिव, ठीक है। बिना इसके कभी किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा था और प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि भाई बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से गुड फ्री फ्लो में फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन हेल्दी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में मैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन वे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी हेल्दी होने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो प्रॉपर सर्विसेज को अवेल कर सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने लोगों को प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो किस तरीके से आप कंटेनर हायर करोगे, किस तरीके से कंटेनर के बाद उसको माल को लोड करोगे, फिर वो जाके अनलोड होगा शिपमेंट पे जाके, तो यहाँ से लेके पोर्ट तक किस तरीके से जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी इन सब चीज़ों के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर मोर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, दोनों ही फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सेकंड वन है इंटरनेशनल कंडीशंस। योर इंटरनेशनल कंडीशन मस्ट बी स्ट्रांग। You have to involve in international business also, okay, because the resources which you have in excess quantity and you can gain a competitive cost. So according to this you can produce more and more product and export to other country, and this kind of situation रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल कंडीशंस ऑल्सो। तो इंटरनेशनल कंडीशंस भी क्या है, इकोनॉमिक कंपोनेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। प्रॉपर इकोनॉमिक इंटरनेशनल कंडीशंस होनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस सफ़र ना करे, ट्रेड प्रॉपर रहे। तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो लोगों को जो कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। जब हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं तो मेंबर कंट्री को जो सर्टेन प्रोविजंस हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो करने होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशन मस्ट बी हेल्दी एंड प्रॉपर, ठीक है। जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। दो अदर कंट्रीज जिन दोनों की गवर्नमेंट और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से, एंड यू हैव टू गेन लॉट ऑफ द नॉलेज एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो प्रैक्टिकली, यू हैव टू डू अबाउट दिस मैटर, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक component, okay। The natural resources you have to need to purchases and you effective utilize of that resources ताकि आप उनको बेटर तरीके से उनको यूज़ कर सको और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ सेफ रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन रिन्यू है, जो रिन्यू नहीं होते। लेकिन आने वाले टाइम में जो भी जनरेशन है उनको भी उनकी डिमांड है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्टिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंश्योर बाय द प्रोडक्शन मैनेजर ताकि वेस्टेज ना हो और इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ कंडीशंस ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, यानी कि जो सोशल और कल्चरल कंडीशंस होती हैं ये भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम सोशलाइजेशन करेंगे, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स के हिसाब से हर चीज़ को प्रॉपरली कंसीडर किया है। तो कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल कंडीशंस भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि मैं इंडियन कंट्री की बात, इंडियाज़ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड क्लासेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस द थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑल्सो वेरी लो,
ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डाउन करती हैं। अगर यही सारी कंडीशन प्रॉपर हैं, जैसे कि प्रॉपर सोशल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जाता है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमी पे रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। ठीक है, इसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ही हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन promote create number of the job opportunities where people can possess special skills and practically implement their skills in the organizations। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ओके, सो दीज ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, इंटरनेशनल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक लॉ, सोशल एंड कल्चरल, और यहाँ पे एक और है, वो है एजुकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नंबर ऑफ द स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, फॉर द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, मतलब कि बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आई हुई हैं, और उनके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है और लोगों को बेनिफिट क्रिएट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन प्ले ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। टुडे सेशन को यहीं पे फिनिश कर देता हूँ मैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक लॉ एंड सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।